हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये चीजें वैसे फिजिक्स में तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे हम लोगों को कुछ डेरिवेशंस में काम आएंगी, तो इसलिए हम लोग पहले से ही थोड़ा सा करके रख रहे हैं। ठीक है, ओके। हाँ, एंड ये सेम टू सेम चैप्टर फिजिक्स में भी रहेगा, मॉडर्न फिजिक्स में बताया रहेगा मैंने। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला, सारी चीजें सेम रहने वाली। ठीक है, तो सब जन अच्छे से ध्यान देंगे। और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वांटम नंबर्स जो है वो तुम लोग आगे बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में यूज करोगे, बार बार यूज करोगे। ठीक है, तो वो वाला पार्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, एटलीस्ट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग चार्ज इज क्वांटिफाइड। चार्ज इज क्वांटिफाइड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिफाइड? समथिंग हैविंग फिक्स्ड क्वांटिटी, समझ में आ रहा है? एंड चार्ज की एक फिक्स क्वांटिटी है, सबसे छोटा चार्ज कितना रहता है? 1e का, e फॉर इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है? एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन? -19 कूलम, समझ में आ रहा है? तो हर पार्टिकल में 1e, 2e, 10e, 1000e ऐसे टर्म्स में चार्ज रहने वाले, समझ में आ रहा है? मिनिमम कितना चार्ज रहेगा? 1e। 1e से कोई छोटा चार्ज रहने वाला है क्या? किसी पार्टिकल के ऊपर 0.5e ऐसे कभी दिखेगा क्या? नहीं, मिनिमम 1e दिखेगा ही, समझ में आ रहा है? ओके। पॉइंट नंबर 2, चार्ज हैज 2 टाइप्स। चार्ज हैज 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप रहते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बराबर? तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉइंट नंबर 3, अब 2 टाइप हो गए तो 2 टाइप के बारे में बताना भी पड़ेगा। अपोजिट चार्जेस क्या होता है बे? अट्रैक्ट्स, बराबर? अट्रैक्ट्स ईच अदर। एंड लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। वेरी नाइस। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको अभी हम लोग इसके बाद बोलेंगे FOA, इस चैप्टर में बार बार यूज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्जेस, बिटवीन 2 चार्जेस इज। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तुम लोग अभी ये लिखना मत, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर्स हो गया ना मैं पढ़ा के? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी पता है? ओके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स, वेक्टर होगा या स्केलर होगा? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, इतना पढ़ा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स भी कह रहे हैं नीचे, वैसे तो वेक्टर रहना चाहिए, बट अभी ध्यान देंगे सब जन। देखो क्या, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोली जाती है? देखो, इस बोर्ड के ऊपर अगर मैं इधर इस डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगा, थोड़ा कुछ तो फोर्स लग रहा है, बराबर? एंड उसी बदले अगर इस डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगा तो कुछ अलग फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा मतलब ये बोर्ड हिलने के चांसेस है? फर्स्ट वाले डायरेक्शन से, सेकंड वाले से? सेकंड वाले से ना भाई। ऐसे अगर धक्का दूंगा तो इस डायरेक्शन में जाने के चांस, इधर तो कुछ हो रहा नहीं है, ये समझ में आ रहा है? तो फोर्स दोनों डायरेक्शन से क्या हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट पे लग रहा है, इतना तुम लोगों को पता ही होगा। ठीक है, मतलब इस बेंच के ऊपर भी ऐसे अगर फोर्स लगाऊंगा कुछ होता नहीं है, बट रुक बेलना बंद करो, मतलब ये लिखना बंद करो। इस डायरेक्शन से अगर करूंगा तो उस डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा है, या फिर उधर से करूंगा तो ये हिलने के चांसेस ज्यादा है, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स, अभी ध्यान दो, 2 चार्ज पार्टिकल, एक +1e का है, एक -1e का है, समझ में आ रहा है? ये दोनों ऐसे हैं, इधर से भी अट्रैक्ट होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट्स भी ले सकते हो। ठीक है, मैग्नेट अगर मैं 2 ऐसे रखूंगा तो दोनों को अगर छोड़ दूंगा तो ऐसे अट्रैक्ट हो जाते, चिपक जाते हैं। अब इनको ऐसे पकड़ू या डायरेक्शन चेंज कर दो, ऐसे पकड़ू, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा सेम ही रहेगा ना भाई। दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कभी ऐसे बढ़ते हुए फील किया है कि इस डायरेक्शन से थोड़ा था, इस डायरेक्शन से बढ़ गया, ऐसे करूंगा तो और बढ़ जाता है, ऐसे कुछ होता है क्या? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट, ये हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। सेम रहता है मतलब उसको हम लोग कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे?
स्केलर, समझ में आ रहा है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज अ स्केलर क्वांटिटी, समझ में आया? इसको टेंसर स्केलर ऐसा भी बोलते हैं। टेंसर स्केलर क्वांटिटीज क्या रहती है वो तुम लोगों को पढ़ा देंगे फिजिक्स में, ठीक है? बट ये एक स्केलर क्वांटिटी रहती है, इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? समझ पा रहे हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? पॉइंट नंबर 4, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मुझे काउंट करना है, ठीक है, तो कैसे काउंट किया जाए? ध्यान दो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स की एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को दी थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कूलम्स, ठीक है? तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है? ओके, अब देखो भाई, मेरे पास दो पार्टिकल है, Q1 जिसका चार्ज है -1e एंड Q2 जिसका चार्ज है +1e, ठीक है? सेम डिस्टेंस पे मैंने दो और पार्टिकल रखे, दिख रहा है? बट ये दो जो पार्टिकल्स है इनका चार्ज है Q3 विच इज -5e एंड दूसरे का है Q4 विच इज +5e। समझ पा रहे हो? ठीक है? फिर बाद में मैंने इन दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंपेयर किया, ठीक है? ध्यान देंगे। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा था उसको मैंने कंपेयर किया, तो मुझे पता चला कि अगर ये x है तो ये कितना होना चाहिए? 5x होना चाहिए। बट फिर मुझे पता चला कि वो है 25x। कितना है? 25x। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग मतलब वो सिर्फ कितने टाइम्स बढ़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो वो क्या किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो तभी बाद में मुझे पता चला कि वो Q1 और Q2 दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बराबर है ना बे? अगर 25x हो रहा है तो लॉजिकल रीजन क्या है कि Q3 इंटू Q4 हो रहा है। समझे? पक्का? तो उधर से मुझे पता चला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, मतलब मुझे नहीं, कूलम्स को पता चला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू, समझे ना? ओके, सिर्फ वो Q1 या फिर कितने टाइम्स बढ़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मैं ये Q4 2e लेता तो ये कितने x हो जाता? 10x हो जाता। ये उन्होंने अलग अलग तरीके से निकाल के देखा। इसका कुछ अपने पास प्रूफ है क्या? नहीं, ये प्रैक्टिकली हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब तो ये हो गया 5e। ये एक नेचुरल फोर्स है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ नेचुरल फोर्स। ठीक है, अब फिर बाद में मैंने क्या किया, ध्यान दो। फिर मैंने ये सेम चार्ज पार्टिकल्स थोड़े दूर लेके गए। 5e वाला एग्जांपल लेता हूँ, चलो। ठीक है, नहीं 5e नहीं, क्या करोगे, दूसरा ही एग्जांपल लेते, ध्यान दो। ठीक है, तो मैंने इतने डिस्टेंस पे दो चार्ज पार्टिकल रखे, Q1 -1e, Q2 +1e। ठीक है, बाद में मैंने इनका डिस्टेंस जो है ना वो डबल कर दिया। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस इतना पहले था, उतना ही डिस्टेंस मैं दूसरी जगह पे लेके गया। समझे? तो यहाँ पे लेट अस से ये r था, तो अभी ये कितना हो गया? 2r। ठीक है, यहाँ पे Q1 -1e एंड Q2 +1e। अभी चार्जेस सेम है, डिस्टेंस चेंज किया है। समझ पा रहे हो? ओके, अब मुझे बताओ, डिस्टेंस बढ़ाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? अब लेट अस से कि ये x है, ये अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुझे x आया तो नीचे वाला कितना होना चाहिए? x/2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए था x/2, बट बाद में मैंने जो ऑब्जर्व किया तो कितना हुआ? x/4। अब रिलेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और एक बताता हूं, ध्यान दो। तो वापस मैंने उसको ट्रिपल किया। ठीक है, ट्रिपल करने के बाद ये 3r कर दिया। समझे? तो बाद में हमें पता चल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 9 टाइम्स कम हो रहा है। कितने टाइम्स कम हो रहा है?
तो पहली बात, डिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल की स्क्वायर ऑफ मतलब रेडियस, स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो ये हम लोग ऐसे मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली निकालते हैं। इसका कुछ प्रूफ है क्या अपने पास? नहीं, हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए, फिर बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर किया कि भाई कितने टाइम्स बढ़ रहा है या फिर कितने टाइम्स कम हो रहा है, एंड उधर से हम लोगों को पता चल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे बोल, समझ में आ रहा है? तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। फॉलोड? ठीक है, ओके। अब ऐसे ही सेम चीजें तुम लोगों ने और किधर तो पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी? चलो मैं इनको दोनों को कंबाइन करता हूँ, बाद में बताना। तो इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बराबर अपॉन R स्क्वायर। ऐसा कुछ पहले भी पढ़ा है क्या? कहाँ पे पढ़ा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था ना बे, Gm1 M2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आ रहा है? वो भी एक नेचुरल फोर्स है, ये भी एक नेचुरल फोर्स है। गेटिंग इट? ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस लॉ इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। समझे क्या? किसी को कुछ दिक्कत इसमें? लिख दो कूलम्स लॉ। ठीक है, ये K जो है वो उसके बारे में तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में अपने कुछ काम का है नहीं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ये देखो भाई, ये उस जमाने की चीज़ है जब ऐसा यूनिट हम लोगों ने इन्वेंट भी नहीं किए थे, मतलब डिस्कवर नहीं मिलेंगे, इन्वेंट मतलब डिसाइड नहीं किए थे कि ऐसे यूनिट्स हैं। ठीक है, हम लोग यही यूज़ करेंगे। तो उस टाइम पे सारा करके हम लोगों ने CGS में कैलकुलेशन की। समझ में आ रहा है? इस चैप्टर में जो भी कैलकुलेशन रहेंगे वो हम लोग ज़्यादा करके किस यूनिट में करने वाले हैं? CGS में। तो K की वैल्यू, ठीक है, ये इसका मतलब फिजिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, where this epsilon is called as permittivity of free space. Epsilon naught is called as permittivity of free space. ये हम लोग इस चैप्टर में कभी यूज नहीं करने वाले, और इस चैप्टर में K भी यूज नहीं होगा, बिकॉज K जो है उसकी वैल्यू हम लोग 1 लेने वाले हैं, एंड ये वैल्यू 1 हम लोग लेते हैं CGS यूनिट में। ठीक है, फिजिक्स में K की वैल्यू 9 × 10⁹ यूज की जाएगी, तब चेक कर लेना, ऐसा यूनिट में सब कैलकुलेशन रहेंगे। बट केमिस्ट्री में K कुछ काम का आने वाला है क्या? नहीं। ठीक है, K की वैल्यू हम लोग केमिस्ट्री में कितने लेने वाले हैं? 1 लेने वाले इन CGS यूनिट। ठीक है, लिख दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन 0। यस, ओके, चलो भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 6 कौन सा था? 6। देखो, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है, इज गिवन बाय, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसमें कुछ ऐसे है नहीं, K सेम टू सेम ऊपर वाला K Q1 Q2 अपॉन R। अगेन ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि जब, ध्यान दो भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिस्टेंस डबल करेंगे तो 4 टाइम्स कम होता है, बट पोटेंशियल एनर्जी अगर डिस्टेंस डबल करेंगे तो हाफ होता है, जैसे तुम लोगों ने पहले बोला था। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ट्रू था। ठीक है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए वो अलग आ रहा था। ठीक है, ये अभी के लिए लिख देंगे। ये प्रैक्टिकली कैसे होता है एंड ऑल ये हम लोगों को देखना है नहीं, मतलब फिजिक्स में भी नहीं है, बट अगर तुम लोग इंजीनियरिंग के इसमें गए तो आगे जाके तुम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। अब नेक्स्ट आगे बढ़े। ये कूलम्स लॉ जैसा ही है, इसका एक्सप्लेनेशन वापस नहीं दे रहा हूँ, चलेगा ना? वही मतलब जो ऊपर बताया था वैसे ही होने वाला है। सिर्फ डिस्टेंस के केस में क्या हो रहा था कि डिस्टेंस डबल कर रहे थे, जब ये R से अगर 2R करूंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो रही थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम्स कम हो रहा था, बट पोटेंशियल एनर्जी हाफ, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके। एंड लास्ट जो कि हम लोगों को केमिस्ट्री में पूछा जाता है, ठीक है, 7th काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग इधर सिर्फ एनर्जी बोलने वाला है, एनर्जी गेन्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड
particle when it is accelerated by a potential difference of v is given by ओके चलो ये पहले स्टेटमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो मैंने एक ऐसा ट्यूब ली, ठीक है, ट्यूब के अंदर कोई एक चार्ज पार्टिकल है एंड इस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो है लेट अस से -1 e फॉलोड। इस ट्यूब के अंदर मैंने क्या लगा के रख दिए, ये दो क्या रहते हैं हमारे इलेक्ट्रोड्स, एक रहता है कैथोड, एक दूसरा रहता है एनोड। अब कैथोड का चार्ज नेगेटिव, एनोड का चार्ज पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। फिर बाद में मैंने इन दोनों को एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये होता है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये नेगेटिव जहाँ पे कनेक्टेड है वो नेगेटिव, पॉजिटिव जहाँ पे कनेक्टेड है वो पॉजिटिव। एंड मैंने बैटरी ऑन कर दी, बैटरी ऑन करते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये Q1 किस तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ, मतलब एनोड की तरफ भागेगा। इतना सबको समझ में आ रहा है। अब ये भागने लग गया, ये जब भागेगा तो इसको कौन सी एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जो हम लोगों को निकालना है, समझ में आ रहा है। ओके अब ये कंपेयर करते, थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने यहाँ पे दो चार्ज रखे, एक रखा Q1, दूसरा रखा Q2। Q1 है -1 e, Q2 है -5 e। कौन तेज भागेगा, 5 e बराबर नहीं 5 ना, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, -5 प्लस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा -1 के कंपैरिजन में, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो Q1 Q2 इन दोनों में ज्यादा तेज कौन भागा, 5e, मतलब Q2 फास्ट भागा, समझ में आ रहा है। सो वी कैन से दैट एनर्जी गेन्ड बाय दिस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा एनर्जी गेन होगी, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो भाई, मैंने पहले लेट अस से 10 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई थी, अब ये 10 वोल्ट की बैटरी निकाल के मैंने 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी। समझ पा रहे हो कि इधर पार्टिकल तेज भागेगा, 10 वोल्ट या 100 वोल्ट, 100 वोल्ट बराबर है कि नहीं। जितना ज्यादा मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, जितने पावर की मैं बैटरी अटैच करूंगा, उतना वो एक्सेलरेट करेगा। जैसे तुम्हारी गाड़ी इन्वॉल्व, मतलब सारी चीजें, जितनी पावरफुल बैटरी रहती है उतनी तेज वो भागती है, वैसे यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी गेन्ड बाय दिस पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, वन इज Q एंड अनदर वन इज पोटेंशियल V। समझ में आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V। फॉर्मूला क्या बन जाता है, एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V। ये समझे, इसके ऊपर हम लोगों को केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। बाकी ऊपर वाले जो है वो फिजिक्स की चीजें थी जो हम लोगों को केमिस्ट्री में यूज नहीं करनी है। इसको ऐसे स्टार मार्क करके रखना, लिखो। ये यहाँ तक कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा है सबको, पक्का, ओके लिख दो। ओके अब देखो भाई नेक्स्ट, तो अभी एक सब्जेक्ट छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द एनर्जी गेन्ड बाय a particle of charge 1e when it is accelerated by a potential difference of 1 वोल्ट, ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स यूनिट भी चाहिए, यूनिट वो तो बहुत आगे पहुंच गए, ठीक है। अब तुम लोग जो आंसर, इसका नंबर क्या आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। अब 1 का यूनिट क्या बन रहा है वो मैं पूछ रहा हूँ, जूल्स नहीं है, मतलब वो रहता तो मैं पहले ही करेक्ट बोल देता ना। देखो भाई, दिस इज Q इंटू V बराबर, Q का चार्ज क्या है 1e, इसका क्या है 1 वोल्ट, ये क्या बन गया 1 eV, इसे बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुना ही है, कोई तो ये आई गेस वहां पे बोल रहा था, क्या बोल रहा था ना, ऐसे जोर से बोला करो, मुझे वही सुनाई नहीं दे रहा था, वही बोल रहे हो कि नहीं। ओके तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आ रहा है।
तो ये देखो भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जूल से भी छोटा अगर कोई एनर्जी का यूनिट है तो वो रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एसी का रिमोट किधर है? यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे नीचे किधर है देखो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नाउ लेट्स कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल्स में कन्वर्जन करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, convert 1 electron volt to joules, ठीक है। given that देखो भाई 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू, क्या कर रहा हूं मैं, 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना है। तुम लोगों को पहले से देख रखा है कि कूलम इंटू वोल्ट जो रहता है वो एक जूल रहता है, गेटिंग इट। तो अभी तुम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ये वी को निकालना है क्या? नहीं, वो वी को तो वैसे ही रखना है ना, कूलम मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वोल्ट वैसे ही रहना चाहिए। सिर्फ ई को किस में कन्वर्ट करना है? कूलम्स में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है? 1 इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम्स इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम्स। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ पा रहे सब जन? पक्का श्योर हो? ओके, तो देखो भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी रिटन एज 1 E, ठीक है, इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम्स। V को हाथ लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, तो ये V वैसे ही रहेगा। मैंने E को, इलेक्ट्रॉन्स को कूलम्स में कन्वर्ट किया, एंड कूलम वोल्ट इज नथिंग बट joules, तो which is nothing but 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. तो 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joules, एंड ये एक एनर्जी का यूनिट है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। हजम हो पा रहा है ये सब? ओके, लिख दो। डन। नेक्स्ट, फाइंड, इससे हम लोग एक ट्रिक डिराइव करने वाले हैं। फाइंड एनर्जी गेन्ड व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओके, ये मैं सॉल्व करें। देखो भाई एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों ने ऊपर ही जस्ट किया था 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट, तो क्या होता है 1 EV, बराबर है, ठीक है, इन जूल्स, इन जूल्स, ठीक है। तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन आंसर वाज 1 EV। अब ये हम लोगों को इसमें कन्वर्ट करना था जूल्स में, समझ में आ रहा है? तो जूल्स में अगर चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन का जूल्स में आंसर कितना आता है हमारा? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल्स। समझ में आ रहा है? दिस इज ट्रू फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोगों को कितने के लिए पूछा है? 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच? 0.2 10 to 23, बराबर। तो यहाँ पर फॉर 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना हो जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल्स। फॉलोड। इसका आंसर किसी को याद है क्या? हाँ, फैराडे वाला कैलकुलेशन, ये वही है, ठीक है। तो इसका आंसर है ना, राउंड ऑफ एंड ऑल सब, सॉरी राउंड ऑफ करके अपने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, राउंड ऑफ करके, हाँ, 96,500 यूनिट जूल्स। फैराडे वाज अ यूनिट ऑफ चार्ज। अभी हम लोग एनर्जी निकाल रहे हैं, जो कि हम लोग किसमें कैलकुलेट कर रहे थे? जूल्स में। समझ में आ रहा है? दिस मेनी कूलम्स बिकम्स 1 फैराडे। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, ओके। तो ये हो गया जूल्स।
जिसको हम लोग मतलब ये क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, 96.5 किलो जूल, समझे, पक्का, फॉर 1 मोल, ठीक है। ओके, किधर गया, कुछ तो गायब हो गया। हाँ, अब तो एक ट्रिक याद रखना, ये तुम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब समझेगा कि कैसे यूज करना है। बट ए ट्रिक, दिस इज नॉट अ यूनिट कन्वर्जन, इट इज जस्ट अ ट्रिक। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर पूरे मोल में कन्वर्ट करना है, पूरे मोल के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो 96.5 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। लिख दो, बाद में समझेगा ये जब क्वेश्चंस कराऊंगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ध्यान दो। और ये ऐसे है ना, तुम लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं खुद से। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स व्हिच इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। क्या रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर बाद में हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। फिर बाद में हम लोगों ने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट एनर्जी Q इंटू V बराबर। फिर बाद में हम लोगों ने एक यूनिट कन्वर्जन पढ़ा है इसके लिए, विच इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। फिर बाद में हम लोगों ने एक ट्रिक भी बना के रख दी है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल। समझ पा रहे हो, बराबर ना बे। तो बस हम लोगों ने अभी तक इतना ही पढ़ा है, ठीक है। ये इसमें से सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V। इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं केमिस्ट्री में। चलो आगे बढ़े। अब वो मतलब तुम्हारे ऊपर है, ऐसे कुछ मुझे दिक्कत नहीं है, बट वो पहले से लिख के हो गया ना, तुम्हारे नोट्स में है, वही है मतलब वैसा, ठीक है। और ऐसे तुम लोगों को मतलब अलग से एक बुक में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, मतलब तुम्हारे भलाई के लिए। मैं ऐसे चेक वेक नहीं करने वाला, इट इज नॉट अ होमवर्क, ठीक है। तुम लोगों को अगर ऐसे इच्छा हो कि मतलब मेरे को ऐसे काम आएंगे तो बना सकते हो, ऐसा ये होमवर्क नहीं है। क्या केमिस्ट्री की बुक मतलब सॉल्विंग के लिए देखो भाई, तुम लोग थियरी वेरी कुछ रीड नहीं करोगे, तुम लोगों को थियरी रीड करनी है, मेरे नोट्स रीड करने के सफिशिएंट है, ठीक है। अलग से थियरी रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर अलग से थियरी रीड करनी होगी तो भी एक बुक सजेस्ट कर रहे हो, वही यूज करोगे, ठीक है। एन अवस्थी, ये मैंने शायद से बताया होगा, ठीक है। मिल नहीं रहा, ऐसे कैसे होगा भाई, ठीक है। एन अवस्थी यूज करेंगे, ठीक है। एन अवस्थी में भी थियरी दी हुई है, उतनी थियरी सफिशिएंट है, मतलब उसमें थियरी नहीं, उसमें सारा करके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, डेरिवेशन एंड ऑल किधर कुछ नहीं मिलता, ठीक है। उनकी जरूरत भी नहीं है ज्यादा करके, ठीक है। तो एन अवस्थी उसमें से क्वेश्चन सॉल्विंग करो, सफिशिएंट है। मोल कॉन्सेप्ट उसमें से कर लोगे तो मतलब उसके बाहर से आने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो एन अवस्थी सब जन सॉल्व करेंगे। एंड अगर किसी को एडवांस, ये बुक बहुत डिफिकल्ट, हाँ इसका प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है तो एक बार चेक कर लो, वो तुम लोगों को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। बट अगर ये बुक बहुत डिफिकल्ट लगी तो सिंगेज, लास्ट टाइम बताया था ना, तू क्या एब्सेंट था क्या, सिंगेज, ठीक है। यही बुक्स, इसमें भी थियरी है, इन सारे बुक्स में थियरी है, ठीक है। एंड अगर तुम लोगों को सीटी लेवल पे या फिर मतलब ऐसे नॉर्मल कॉलेज के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तुम लोग ज्यादा करके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इनके लिए यूज करोगे। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या ही पढ़ने वाले हो ना, मतलब क्या ही रहने वाले, फॉर्मूलाज एंड ऑल वही सब रहता है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का रीड करने की जरूरत नहीं है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए तुम लोगों को रीड करना है, ठीक है, वैसा। ओके चलो आगे बढ़े। थियरी अगर रीड करनी है तो एनसीईआरटी वैसे अच्छी बुक है, बट तुम लोग मतलब मेंस और जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि तुम लोग एन अवस्थी सॉल्व करो, वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। एनसीईआरटी, बट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मतलब अभी हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए वैसे थियरी इतनी ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली तुम लोगों को, ज्यादा करके न्यूमेरिकल्स आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ज्यादा रिवाइज करना, ठीक है। ओके लेट अस स्टार्ट विथ एटॉमिक मॉडल्स। ये अभी देखो अभी तक क्या हुआ, एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। अब सबसे पहले एटॉमिक मॉडल या फिर मतलब एटम के बारे में अपने को बताने वाले इंसान कौन थे, डाल्टन थे, वेरी नाइस। डाल्टन ने हम लोगों को बताया कि एटम रहता है, ठीक है, एटम टूट नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता,
फिर बाद में सारे एटम्स का मास सेम रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ चीजें बताई थी, ठीक है। हाँ, फिर बाद में अपने को पता चला ये सब गलत है, बराबर, झूठ नहीं, मतलब वो तो उन्होंने जानबूझ के बोल रहे थे, झूठ मतलब जानबूझ के बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने, उनको ऐसे लगा वो गलत निकला तो वो गलत थे, ठीक है। फिर बाद में वो गलत निकलने का सबसे बड़ा रीजन क्या थे, क्या था, नहीं नहीं मतलब वो फिलोसोफर थे इसलिए गलत नहीं थे, ऐसा कुछ भी, खुद फिलोसोफर मत बनो। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, तुमने बोला ना, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, समझ में आ रहा है। बाद में अपने को पता चला कि एटम टूटता है, एटम टूटने के बाद उसमें से क्या बाहर निकलता है, सबसे पहले क्या पता चला, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले डाल्टन गलत है ये बताने के लिए हमारे पास आ गए जे थॉमसन। कौन आ गए, क्योंकि जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की, समझ में आ रहा है। तो जे थॉमसन वो इंसान थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन ढूंढकर निकाला, कैसे निकाला वो याद है ना बे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड ऑल। तो जे थॉमसन ने हम लोगों को क्या ढूंढ के दिखाया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर बाद में लोगों ने उनसे पूछा अच्छा तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो अब बताओ कहां पर है, ऑब्वियस है ना बे, ठीक है। मतलब एटम के अंदर है तो अपने को बताना पड़ेगा कहां पे है, तुम थोड़ी ना ऐसे ही बोल सकते हो कि अंदर से निकलता है, किधर से निकलता है पता नहीं, ठीक है। तो जे थॉमसन ने हम लोगों को उनका खुद का एक एटॉमिक मॉडल दिया एटम डिस्कवर करने के बाद। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। उन्होंने हम लोगों को बताया कि देखो ये ऐसा एटम का गोल एटम रहता है, ठीक है। उन्होंने, हाँ दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बोला था उन्होंने, प्लस या माइनस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, बराबर। तो उन्होंने बोला कि ये हमारे एटम में पूरा चार्ज है ना पॉजिटिव रहता है। कौन सा चार्ज रहता है, उन्होंने बोला पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने बोला पूरा एटम कौन से चार्ज का है, पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। पूरा का पूरा एटम है, ये सब कुछ मैंने जो ग्रे बनाया वो क्या, कौन से चार्ज का है, ये हम लोगों को किसने बताया है, जे थॉमसन ने, समझ में आ रहा है। क्योंकि उनको प्रोटॉन कुछ पता था क्या, टाइमलाइन समझो, उनको प्रोटॉन पता था नहीं, उनको न्यूट्रॉन पता था नहीं, तो उनको क्या लगा कि भाई इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अब सिर्फ एटम के अंदर नेगेटिव रहेगा तो एटम ऐसे झटके मारेगा, बराबर। ऐसे झटके लगते हैं क्या, नहीं, ऐसे चलते चलते ऐसे हवा में करंट लगता है कि अरे ऑक्सीजन चिपक गया, ऐसे नहीं होता, बराबर। तो ऐसा ना होने का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने बोला कि शायद एटम खुद कौन से चार्ज से ऐसे भरा हुआ है, अरे बोलो कौन से चार्ज से भरा हुआ है, पॉजिटिव, एंड उस पॉजिटिव के ऊपर ऐसे चिपके हुए क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, समझे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो दैट कंप्लीट एटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो। ये किसका एटॉमिक मॉडल था, जे थॉमसन का। ये करेक्ट है क्या बे, नहीं करेक्ट, क्योंकि उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन पता था, उनको प्रोटॉन, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन ये सब पता है क्या, टाइमलाइन के हिसाब से वो वैसे मतलब ठीक ठाक ही बोले, ठीक है ना, मतलब जितना पता था उतना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का, ओके। तो इसको बोलते हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसको और 2-3 नाम है, इसको और एक नाम रहता है वाटरमेलन मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, वाटरमेलन मॉडल, समझ में आ रहा है। हाँ वो भी यस, वाटरमेलन मॉडल। ये ऐसे तुम लोगों को वाटरमेलन जैसे दिख रहा है, कलिंगड़, ठीक है, ऐसे लाल कलर का अंदर, मतलब कलर वैसे लेने चाहिए थे, मेरे को भूल गया मैं, ठीक है चलो, लाल कलर और ऊपर ऐसे बीज लगे हुए हैं, ठीक है। और एक इसका नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल, वो बहुत फूडी थे शायद, तो प्लम पुडिंग मॉडल। इसका और एक नाम है रेजिन कुकी मॉडल, ठीक है, हाँ सब खाने के नाम है, मैं ठीक है। तो वैसा, तो बस लिख दो ये। अगेन ये भी रॉन्ग है, हाँ बट ये इसके ऊपर भी मतलब पूछा जा सकता है, ये पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर 2 शब्द लिख दे, लिखो, मतलब ये बनाओ, नाम लिखो, फिर इसके बाजू में ये क्या बना है वो बाद में भूल जाओगे ना, इसलिए तुम लोग ऐसे इसको फिल नहीं कर पा रहे तो ऐसे लाइन मारोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ज्यादा मेहनत मत लो, ऐसे मतलब कोई पेन मांग रहा है, पेंसिल मांग रहा है, नहीं ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे सिर्फ शेड कर, ऐसे ऐसे करो और फिर ऐसे ऐसे करो, हो गया शेडिंग, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है, खत्म। इसके आप बाजू में ऐसे लिख देना, बाजू में नीचे जिधर तुमको अच्छा लगे, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, एटम इज अ positively charged sphere, positively charged sphere in which
electrons are uniformly embedded, in which electrons are uniformly embedded such that uniformly embedded such that whole atom becomes electrically neutral, such that whole atom becomes electrically neutral, whole atom becomes electrically neutral. ठीक है, ओके। तो ये करेक्ट था क्या? नहीं, उस जमाने में अपने को इसकी लिमिटेशन जो पता चली थी, ठीक है, वो थी लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड जे थॉमसन एटॉमिक थ्योरी। तो लिमिटेशन इसकी ये थी कि could not explain Rutherford's gold foil experiment, could not explain Rutherford's gold foil experiment. ये जे थॉमसन ने बोला, हाँ, जे थॉमसन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने लिख के दिया कि शायद से एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। गलत है। अरे एटम एक्चुअली थोड़ी ना ऐसे दिखता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन, वो सब रहते हैं ना। न्यूट्रल बोला उतना सही है, न्यूट्रल तो रहता ही है एटम, ठीक है। अभी इधर तक समझ में आ रहा है? अब देखो टाइमलाइन समझो, उसके बाद फिर आए जे थॉमसन के बाद आए रदरफोर्ड, समझ में आ रहा है? अब रदरफोर्ड जो है ना वो जे थॉमसन के थे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? उन्होंने सोचा कि मेरे सर ने जो इतना मस्त डिस्कवरी की है इलेक्ट्रॉन, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा करेक्ट, नहीं रॉन्ग थोड़ी ना हो, अबे कोई रॉन्ग प्रूव करने नहीं जाता, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि मैं मेरे सर की थियरी करेक्ट प्रूव करके दिखाऊंगा, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो करेक्ट प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन किया। ध्यान दो बे, एक्सपेरिमेंट क्या इमेजिन किया था, ठीक है। हाँ, बाय द वे, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन ने अपने को जो एटॉमिक मॉडल दिया है उसके अकॉर्डिंगली ये एटम ऐसा हॉलो स्फीयर है या रिजिड स्फीयर है? रिजिड स्फीयर है, ठीक है। चाहिए तो वहां पे लिख देना इट इज अ रिजिड स्फीयर, ठीक है। वो पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है ना, रिजिड स्फीयर उन्होंने बोला है, ठीक है। अब जे थॉमसन ने ऐसे विजुअलाइज किया कि देखो अगर हम लोग एक रिजिड स्फीयर दूसरे रिजिड स्फीयर के ऊपर फेंक कर मारे तो ये दूसरा वाला क्या होता है? बाउंस होता है, बराबर ना बे? तुम लोगों ने मतलब मार्बल्स खेले रहेंगे बचपन में ऐसे, ठीक है। बॉलिंग तो खेली होगी ना बे? चलो ठीक है, तुम लोग मार्बल्स के जमाने के नहीं हो, गोटिया वोटिया नहीं खेले तुम लोग, बॉलिंग तो खेली होगी ना, ठीक है। ओके, तो एक उड़ जाता है, पता है। अब उन्होंने बोला कि और अगर मैं ऐसे एक भारी भरकम स्फीयर लूं और उसके ऊपर ऐसे छोटे गोले मारूं तो भी क्या होता है ना, अभी ये हिलेगा नहीं भाई, वो बहुत बड़ा है। बड़े छोटे वाले जो है वो ऐसे रिकॉइल होंगे, ऐसे 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 किधर तो जाएंगे। ये समझ पा रहे हो? बराबर है कि नहीं? ठीक है। तो अगर ऐसे हुआ तो अपने जे थॉमसन, अभी येड़े होके मेरे को सही है, एक रिजिड स्फीयर दूसरा रिजिड स्फीयर दोनों टकराए, कॉइल हुआ, तो उसके सर करेक्ट निकल गए। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो ये उनको करना था, फॉलोड, बट फिर बाद में उन्होंने ये किया, ठीक है। एंड फिर उनको पता चल रहा है कि ये छोटे स्फीयर ऐसे आर पार निकल रहे हैं बे। हाँ, अरे मैं जो स्टोरी समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही है, पक्का कहानी एकदम अच्छे से समझो, ठीक है। तो उन्होंने जब ये ट्राई किया तो उनको पता चल रहा है कि सारे स्फीयर क्या हो गए, आर पार चले गए। अब ऐसा एक्चुअल में होना चाहिए क्या अगर रिजिड स्फीयर है तो? नहीं, बराबर कार्टून वार्टून में होता है, ऐसे एक गोला ऐसे फेंक के मार कर ऐसे शूट करके बाहर निकल जाता है, बट इसमें ऐसे हो सकता है रियल लाइफ में। तो इसका कंक्लूजन क्या रहना चाहिए कि वो अंदर से भरा हुआ है क्या? नहीं, वो ऐसे एकदम खाली पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब रदरफोर्ड ने ये रिजिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉरी क्या बोलते हैं, एक बड़ा स्फीयर छोटा स्फीयर जो लिया वो क्या थे? ये जो बड़े एटम, अगेन रदरफोर्ड ने एटम्स लिए थे, समझ में आ रहा है? रदरफोर्ड ने ये जो बड़े एटम लिए थे वो थे गोल्ड के, किसके एटम्स थे? एंड ये जो छोटे एटम्स लिए वो थे हीलियम के, किसके थे? हीलियम के, जिनको उन्होंने बोला था अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज अ डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, पता होगा।
तो छोटे छोटे हीलियम के एटम्स उन्होंने उठाए, समझ में आ रहा है। एंड फिर बाद में उनको किसके ऊपर फेंक के मारा, गोल्ड के एटम्स के ऊपर, ठीक है। एंड फिर बाद में ये गोल्ड के आर पार चले जा रहे थे, आर पार चले जा रहे थे, उससे उनको क्या पता चला हमारे सर जो है वो सही है कि गलत है, गलत है। सर ने क्या बोला था, एक एटम एक रिजिड स्फीयर है, उनको क्या पता चला एटम एक हॉलो स्फीयर है। ये समझ में आ रहा है। सो लेट अस स्टार्ट विद रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अभी इधर तक की कहानी समझी, हेडिंग लिखेंगे रदरफोर्ड्स ओके। अब देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का ऐसे स्ट्रीम लिया, या फिर गन भी बोल सकते हो। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, देखो भाई अल्फा पार्टिकल की गन या फिर अल्फा पार्टिकल के ऐसे स्ट्रीम जो बोलते हैं, उसके लिए एकदम सिंपल रहता है, ऐसे एक लेड बॉक्स रहता है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर ऐसे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है, ऐसे नियॉन कलर का बनाएंगे हम लोग, ऐसे वो चमकता है, समझ में आ रहा है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ऐसे एक्चुअली में चमकता नहीं है, मतलब ज्यादा करके रेडियम छोड़ के, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंटिन्यूसली क्या ये करेगा, इमिट करेगा। हाँ, तो ये 3 पार्टिकल इमिट कर सकता है, अल्फा, बीटा या फिर गामा, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने ऐसा पार्टिकल लिया जो कि अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, समझ में आ रहा है। अल्फा पार्टिकल किसके बने रहते हैं, हीलियम के, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने छोटे छोटे हीलियम के एटम्स लिए, फिर बाद में उन्होंने उसके सामने रखा एक गोल्ड फॉइल, समझ में आ रहा है। गोल्ड फॉइल सिलेक्ट करने का रीजन, गोल्ड फॉइल हम लोग बहुत ऐसे थिन लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे तुम लोगों ने काजू कतली के ऊपर ऐसे वो सिल्वर लेयर देखी है, ऐसे कभी उसको निकाल के देखा है, हाथ में चिपक जाता है, बहुत पतली लेयर रहती है, वो भी मतलब बहुत थिन रहती है, उससे भी थिन गोल्ड फॉइल हम लोग बना सकते हैं, समझ में आ रहा है। उतनी थिन उन्होंने क्या ली, गोल्ड फॉइल, ठीक है। क्या हुआ बे? हाँ, बहुत अमीर नहीं थे वे, उनके पास फंडिंग नाम की चीज थी, गवर्नमेंट देती है रिसर्च करने के लिए, इंडिया में नहीं मिलती ज्यादा, ध्यान दो भाई, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड फिर बाद में इसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की रे थ्रो करना स्टार्ट की, बट फिर वो अल्फा पार्टिकल किधर जा रहे हैं अपने को समझ में आते हैं क्या, नहीं ना। अरे अल्फा पार्टिकल दिखते हैं क्या, नहीं दिखते, समझ में आ रहा है। तो फिर बाद में उन्होंने इसके आजू बाजू में ऐसे एक डोम शेप लगाया, ध्यान दो। तो इन्होंने ऐसे इसको ये समझ पा रहे हो, अच्छा नहीं बना है बट ठीक है, ऐसे भावनाओं को समझो, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे ऐसे एक अब इन्होंने ऐसे एक यहाँ पे ऐसे एक सर्कुलर डोम बोलने के बदले अरीना जैसे एक बनाया छोटा सा, ठीक है। एंड फिर बाद में इसके वॉल्स के ऊपर चिपका दिया जिंक सल्फाइड, क्या चिपकाया, जिंक सल्फाइड इज अ स्किंटिलेटिंग मटेरियल, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये चार्ज के कांटेक्ट में आते ही चमकता है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो भाई हमारे रदरफोर्ड को एक्सपेक्टेड क्या था, हमारे रदरफोर्ड को एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से ऐसे तुम्हारे अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकले, ऐसे एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। इधर से ऐसे अंदर गए, इधर से ऐसे अंदर जाने के बाद हमारे गोल्ड फॉइल से टकराए, एंड फिर गोल्ड फॉइल से टकरा के वो स्किंटिलेशन कहाँ पे देनी चाहिए, आगे की तरफ, मतलब इधर किधर तो इधर किधर तो ऐसे इधर की इधर तो देने चाहिए थे, समझ में आ रहा है। सारे के सारे स्किंटिलेशन मुझे ऐसे मतलब गोल्ड फॉइल के से इस तरफ मिलने चाहिए थे, समझ में आ रहा है। फिर बाद में बट उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उनको पता चल रहा है कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल, मतलब बहुत सारे 99% अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, आर पार निकल रहे हैं, स्ट्रेट अवे पास हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। एंड जो भी तुम लोगों को स्किंटिलेशन दिख रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है, हाँ समझे। अब स्किंटिलेशन के लिए यही कलर यूज करते, छोड़ो, ठीक है, अच्छा कलर लग रहा है, मजा आ गया यूज करके।
हाँ ये दिख रहा है, यहाँ पे सारे के सारे स्किंटिलेशन दिख रहे हैं। फिर बाद में उनको पता चला कि बहुत कम, मतलब ऐसे थोड़े से ही पार्टिकल्स कहाँ पे जा रहे थे, ऐसे 90 डिग्री से कम एंगल से डिविएट हो रहे थे। समझ में आ रहा है? तो मतलब कंप्लीटली हॉलो है क्या, पूरी तरह से खाली है क्या? नहीं, किधर तो कुछ तो है जिससे टकराना पॉसिबल है। बट देखो भाई, ऐसे छोटा सा डिविएशन कब हो सकता है? एक पार्टिकल जब किसी बड़े पार्टिकल को अगर टकराए तो ऑब्वियसली वो ऐसे जाएगा। अगर एक पार्टिकल किसी अपने ही साइज के पार्टिकल को टकराए तो शायद से वो उधर रुक के उसको धक्का दे दे, ठीक है। एंड अगर एक पार्टिकल उससे छोटे पार्टिकल से टकराए तो शायद से वो ऐसे स्लिप होके निकल जाए। समझ पा रहे हो? ठीक है। एंड ये जो छोटा पार्टिकल है, देखो हाँ, ये हीलियम का चार्ज क्या था बाय द वे? हीलियम का चार्ज क्या था? 2+ था, मतलब पॉजिटिव था। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव से जब रिपेल करेगा तब जाके डिविएशन दिखाता है। तो मतलब उन्होंने बोला कि एटम के अंदर छोटा सा कुछ तो है, क्योंकि ये देखो ये छोटे छोटे डिविएशन मिल रहे हैं ना भाई, तो एटम के अंदर छोटा सा कुछ तो है, और उस छोटे से कुछ तो के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हीलियम मतलब पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम उससे डिविएट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड एकदम ही कुछ पार्टिकल्स, ठीक है, ऐसे डिविएट हो रहे थे 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल से, मतलब इधर, बट बहुत कम स्किंटिलेशन मिल रहा था, ना के बराबर। समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड कोई एक पार्टिकल 10 लाख में से एक पार्टिकल ऐसे एकदम रिवर्स ले रहा था, मतलब क्या एकदम हेड ऑन कोलाइड हो गया, ऐसे प्रोटॉन के साथ ही जाके भिड़ गया तो पीछे आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। वैसा ये डायग्राम समझिए, ये एक्सपेरिमेंट समझा, पक्का लिख दो, फिर बाद में इसका कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, वो सब भी लिखना है। ये इनके मैं नाम लिख देता हूँ तब तक। देखो भाई, तो अल्फा रे, जिंक सल्फाइड, गोल्ड शीट, बस हो गया, और क्या ही बताने का इसमें। बोलो, गरम हो रहा है? इसका ऑन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ हो गया। नहीं, हेडिंग लिखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, सॉरी रदरफोर्ड्स गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। ये थियरी का पार्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो देखो ऑब्जर्वेशन में पॉइंट नंबर 1, almost all alpha particles went straight away without any deviation. Almost all alpha particles went straight away without any deviation. ब्रैकेट में लिखना 99.9%। ठीक है, went straight away without any deviation, ब्रैकेट में लिखना 99.9%। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, some were deflected by a small angle, some were deflected by a small angle of less than 90 degree, by a small angle of less than 90 degree। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना 1 in 1000, ब्रैकेट में लिखना 1 in 1000। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, very few were deflected by an angle greater than 90 degree,
वेरी फ्यू वेर डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. ब्रैकेट में लिखना 1 in 10,000. 1 in 10,000. Point number 4. 1 in 1 lakh. 1 in 1 lakh. Alpha particles were deflected by an angle of 180 degree. 1 in 1 lakh alpha particles. 1 lakh. Alpha particles were deflected by an angle of 180 degree. Deflected by an angle of 180 degrees. ठीक है? ओके. अब तो ये इनके ऑब्जर्वेशंस थे. अब इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकल रहा था? कंक्लूजन देखो बे, इन्होंने जो गोल्ड फॉइल यूज की थी वो इतनी थिन थी कि वो 1 या 2 एटम्स के थिकनेस की थी. समझ पा रहे हो? एक सिंगल लेयर ऑफ एटम या फिर मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ एटम्स. चलो ऐसे बाजू बाजू में चिपका देते हैं इनको. ये समझ में आ रहा है? मैक्सिमम 1 या 2 लेयर थिकनेस की गोल्ड फॉइल थी एंड इसके ऊपर ये क्या बम्बार्ड कर रहे थे? अल्फा पार्टिकल्स. अभी अगर पूरी तरह से खाली रहता तो भाई अल्फा पार्टिकल सारे कर स्ट्रेट अवे निकल जाते हैं. बट कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिविएट हो रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल डिविएट हो रहे हैं. इसका मतलब क्या है हमें? कि इनके सेंटर में कुछ तो है. समझ में आ रहा है? अब ये जो कुछ तो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहना चाहिए? पॉजिटिव. क्योंकि अगर नेगेटिव रहता तो अल्फा पार्टिकल इनको चिपक जाते हैं ना, बाहर ही नहीं निकलते. बट वो चिपक रहे नहीं, वो ऐसे डिविएट होके बाहर जा रहे हैं, थोड़े एंगल से डिविएट हो रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो पहली बात तो एटम ऑलमोस्ट क्या है? खाली स्पेस है. समझ में आ रहा है? जिसमें से अल्फा पार्टिकल सारे के सारे स्ट्रेट अवे ऐसे निकल जाते हैं. समझ में आ रहा है? कोई अल्फा पार्टिकल अगर बहुत ऐसे नजदीक पहुंच गया तो वो ऐसे डिविएट होता है. क्यों? बिकॉज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है? एंड कोई अल्फा पार्टिकल अगर ऐसे बहुत ही नजदीक पहुंचा, ठीक है, और ऐसे जाके ऐसे टकरा ही गया उसके साथ, ऐसे बहुत ऐसे नजदीक पहुंच गया, टकरा गया, तो वो ग्रेटर देन 90 डिग्री या फिर एकदम हेड ऑन कोलिजन हुआ तो एग्जैक्ट 180 डिग्री ऐसे पीछे आ सकते हैं. फॉलो टू कंक्लूजन समझ में आ रहा है? ओके. तो चलो कंक्लूजन लिखना, मतलब ये पहले डायग्राम बना लो चाहिए तो फिर बाद में कंक्लूजन लिखते हैं. आगे बढ़े. पॉइंट नंबर 1 कंक्लूजन में. पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी. मैक्सिमम स्पेस in an atom is empty. Maximum space in an atom is empty. Point number 2, there must be something hard and positively charged. There must be something hard and positively charged dense object at the center of the atom. Dense object at the center of the atom. Dense object at the center of the atom. At the center of atom. इसका नाम रदरफोर्ड ने क्या रखा? न्यूक्लियस. ठीक है? ब्रैकेट में लिखना रदरफोर्ड कॉल्ड इट न्यूक्लियस. रदरफोर्ड कॉल्ड इट न्यूक्लियस. ठीक है? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो थी वो रदरफोर्ड ने की थी. ठीक है? पॉइंट नंबर 3, अल्फा पार्टिकल्स which came closer to nucleus got deflected by some angle, which came closer to nucleus got deflected by some angle, deflected by some angle, and which collided head on with nucleus
and which collided head on with nucleus got deflected by an angle greater than 90, got deflected by an angle greater than 180 और greater than 90, क्या कर रहा हूँ मैं, greater than 90 by an angle greater than 90 degrees और by 180 degrees, जिनका कोलिजन हो रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा या फिर 180 डिग्री पे रिबाउंड हो सकता है, ठीक है. यस, अल्फा पार्टिकल विच केम क्लोजर टू न्यूक्लियस got deviated by an angle less than 90 degrees and which collided head on with nucleus got deviated by an angle greater than 90 degree or 180 degrees, ठीक है. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत. अब रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक थियरी, ठीक है. तो ये कंक्लूजन पे से उन्होंने एटम के बारे में रिजल्ट्स क्या निकाले. ठीक है. पॉइंट नंबर 1, रदरफोर्ड ने हम लोगों को बताया कि अगर एटम ऐसे एक बहुत छोटू सा है, ये एटम है, तो एटम के सेंटर में एकदम छोटू सा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस. समझ में आ रहा है. अब रदरफोर्ड ने हम लोगों को इनकी साइज भी बताई, ठीक है. उन्होंने बताया कि अगर हमारा न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर्स है. 10⁻⁻15 मीटर को हम लोग बोलते हैं 1 फेम्टोमीटर. समझ में आ रहा है. तो एटम जो रहेगा, रेडियस ऑफ एटम, वो बन जाता है 10⁻⁻10 मीटर. वो कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम. समझ में आ रहा है, ठीक है. फिर बाद में इन्होंने अपने को एक फॉर्मूला भी दिया. देखो, ये एक जनरलाइज्ड टर्म है, ठीक है, कि 10⁻15 और 10⁻10. बट उन्होंने हम लोगों को बताया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसलिए एक फॉर्मूला दिया, इज इक्वल टू R0 इंटू A⁻⁴. समझ में आ रहा है. फिर ए क्या रहता है, ए को क्या बोलते हैं, ओके, ए को बोला जाता है एटॉमिक मास. क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, बराबर ना बे, ठीक है. ए बाय द वे, A⁻⁴ मतलब क्यूब रूट, सबको आता है ना इतना, ओके. एंड ये R0 जो रहता है वो उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होती है एटम टू एटम, बट R0 इज इन द रेंज ऑफ 1.1 to into 10⁻⁻15 to 1.4 into 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, जो कि एग्जाम में दिया हुआ रहता है, ठीक है. ये हम लोगों को इन्होंने सेकंड फॉर्मूला दिया, ये फटाक से लिख दो, ठीक है. तो रदरफोर्ड थे जिन्होंने न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस किया. न्यूक्लियस की साइज उन्होंने बताई कि 10⁻⁻15 तक रहती है, ठीक है. एंड एटम बहुत ज़्यादा खाली रहता है. इस फॉर्मूला के क्वेश्चंस करने के बाद पहले एक नॉर्मल, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ठीक है. ये क्वेश्चन ऐसा कोई आएगा नहीं है एग्जाम में, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है एक, ठीक है. दैट इफ radius of nucleus becomes 1 centimeter, then radius of atom will become अच्छा, ये आंसर तुमको पहले से पता है. हाँ, करेक्ट, ठीक है. तो देखो भाई, अगर ये हम लोगों ने यहाँ पे मतलब ऊपर लिखे थे वैल्यूज, ठीक है. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी है,
10⁻⁻15 रहती है, जिसको हम लोगों ने कितना बनाया 1 सेंटीमीटर। तो 10⁻⁻15 मीटर अगर 1 सेंटीमीटर बन जाए तो एटम की रेडियस पूछिए ना, एटम पहले कितने मीटर का था, तो 10⁻10 मीटर का एटम कितने का बनेगा। फॉलोड क्या करने का ऐसे टाइम पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 1 सेंटीमीटर इंटू 10⁻10 मीटर अपॉन 10⁻15 मीटर। समझे, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गए, यूनिट जो बचा वो सेंटीमीटर है, 10⁻15 ऊपर जाएगा प्लस 15, तो आंसर क्या आ रहा है 10⁻5। समझे क्या, तो दिस बिकम्स 10⁻5 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट 1,00,000 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो ये कितना हो गया 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब, समझे, तो मतलब हमारा न्यूक्लियस इतना हो जाए, ये तो 1 सेंटीमीटर से बड़ा ही है, मतलब 1 सेंटीमीटर का रेडियस इतना बोल सकते हैं, थोड़ा बड़ा है 19-20, ठीक है चलेगा। तो ये इतना अगर न्यूक्लियस बन गया, जो हम लोग जनरली ऐसे बनाते भी है बहुत सी बार, तो पहला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमते रहेगा 1 किलोमीटर दूर, इधर से 1 किलोमीटर, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे सेंटा क्रूज या फिर अंधेरी में किधर, तो ऐसे वो डिपेंड कर रहा है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एंड वो उतने बीच के डिस्टेंस में क्या है भाई, खाली स्पेस है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि ये मेरा न्यूक्लियस है 1 किलोमीटर पे, मतलब तुम लोगों को मैंने खड़ा कर दिया 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस लेट अस से, ठीक है, एंड बोला उधर से इसको हिट करो, कर पाएंगे क्या। तुम लोग को मैंने 1,00,000 बॉल ला के दिए छोटे छोटे, समझ में आ रहा है, और बोला अभी फेंकना स्टार्ट करो, समझ में आ रहा है, ऐसे मतलब मोटिव समझ में आ रहा है, तो कितने हिट कर पाएंगे भाई ना, मतलब बहुत कम हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा। तो वो प्रोबेबिलिटी थी कि 1 किलोमीटर पे अपना इलेक्ट्रॉन है और एक ना छोटू सा गोला है, दिखते वक्त तो गोला बहुत बड़ा दिख रहा था ना अपने गोल्ड का, गोल्ड के एटम्स बहुत बड़े लग रहे हैं, बट एक्चुअल में वो कुछ काम का है क्या, क्योंकि यहाँ पे जो हिट करने वाली चीज है वो इतनी सी है, जो डेंस ऑब्जेक्ट था, समझ में आ रहा है। तो जो हमारे जे थॉमसन ने बोला था एटम पूरा का पूरा डेंस ऑब्जेक्ट है, वो गलत निकला है। फिर बाद में रदरफोर्ड ने हम लोगों को बताया कि एटम के अंदर एक ही छोटी सी चीज है जो डेंस है, वो क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज उन्होंने क्या बताया पॉजिटिव। न्यूक्लियस की रेडियस कितनी रहेगी, उन्होंने बोला 10⁻⁻15। एटम की रेडियस के कंपैरिजन में कितना है, समझ में आ रहा है 10⁻5, मतलब 1,00,000 गुना एटम बड़ा रहता है भाई, ये काम भी आएगा, मतलब 1,00,000 गुना एटम बड़ा रहता है किसके कंपैरिजन में, न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। गेट पक्का ओके। तुम लोगों ने वो एंटमैन मूवी देखी है, एंटमैन, उसमें भी यही बोला गया है कि ऐसे एटम के अंदर बहुत खाली स्पेस है, तो हम लोग वो ऐसे सक करके बाहर, सक नहीं मतलब ऐसे कम कर देते हैं, तो ऐसे इंसान छोटा हो जाता है। झूठ है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया तो सब ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्या गड़बड़ होगी हम लोग ये तो बाद में देख लेंगे, बट ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। चलो इधर तो कोई दिक्कत। अब छोटे मोटे जरा क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन बोलो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं था। क्वेश्चन इज फाइंड रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस of aluminium 2713 given that R0 is equal to 1.33 into 10⁻⁻15 मीटर। R0 की वैल्यू तुम लोगों को एग्जाम में दी रहती है, डोंट वरी, ठीक है। 1.33 कैन बी रिटन एज 4/3, जिनको नहीं पता, सॉरी, R0 एक कांस्टेंट है, एग्जाम में दिया हुआ रहता है। R0 इज अ कांस्टेंट, ठीक है, जो कि थोड़ा सा हर एटम के साथ चेंज होता है, वेरी करता है। आ गया, हाँ चलेगा। ठीक है, सिंपल है ये, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं। तो एग्जैक्ट क्यूब रूट देंगे वो तुम लोगों को, डोंट वरी। तो आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स R0 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए। ए इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो ऊपर वाला रहता है, सॉरी
मास नंबर जो कि ऊपर वाला रहता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1.33 1.33 कैन बी टेकन एज 4/3 इंटू 10⁻⁻15 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या हो रहा है 3, ठीक है, तो 3 क्या हो जाएंगे ऐसे कट, ठीक है, आंसर क्या बचा 4 इंटू 10⁻15 मीटर्स, ठीक है, ओके। और एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ निकल 2864 given that R naught is equal to 1.1 into 10⁻⁻15 मीटर। चलो ठीक है, R naught की वैल्यू एग्जाम में दी रहती है, डोंट वरी। करेक्ट है, ठीक है। के मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इन दोनों के ऊपर आने के चांसेस है, बिकॉज एग्जैक्ट क्यूब रूट यही देंगे, ठीक है। बाकी हम लोगों को मैथ्स का पेपर तो करना नहीं है कि हम लोग क्यूब रूट निकालते बैठेंगे वहां पे। देखो भाई, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ, हाँ बाद में अपने को पता चला रदरफोर्ड की थियरी भी गलत है, ठीक है, हाँ, बट उसके पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कंप्लीट कर लेता है। तो हेडिंग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और ये गलत है फिर भी पढ़ क्यों रहे हैं, तो भाई इन सब थियरीज को करेक्ट प्रूव करने के लिए अगले साइंटिस्ट आए थे एंड फिर उनको पता चला कि गलत है। ऐसे डायरेक्ट में पढ़ाने जाऊंगा तो कुछ नहीं समझेगा, वैसा रीजन है, ठीक है। अगर तुम लोग ऐसे लग रहा होगा कि क्यों पढ़ रहा है तो ऐसे पढ़ना। और दूसरा एकदम इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसका ये है कि ये एग्जाम में आता है, हाँ, कुछ नहीं कर सकते मतलब, हाँ मतलब स्पेलिंग मेरे को कभी पूछने की नहीं, मतलब मैं, हाँ वो तुम लोग खुद से देख लेने का, ऐसे कुछ नहीं, वो चलता है, ठीक है। स्पेलिंग के लिए मुझे नहीं पूछने का। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, जैसे कि इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, गधो सुनो भाई, दो लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि इफ J.J. Thomson's atomic model is assumed as correct, what will be the conclusion of Rutherford's atomic model? समझा? अब अगर पता ही नहीं है तो क्या ही करोगे ना भाई, ठीक है, समझा? तो आते ऐसे आते, समझ में आ रहा है कि तुम लोगों का दिमाग कितना चल रहा है, वहां पे ये देखना रहता है कि तुम लोगों का दिमाग कितना चल रहा है, ये नहीं कि तुम लोग कितना रट पाते हो। वो ये नहीं पूछेंगे कि रदरफोर्ड J.J. थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल क्या दिया था या फिर रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल क्या दिया था, वो ये पूछेंगे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अगर करेक्ट होगा तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी में क्या होता। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आते हैं, तुम लोगों को ऐसी चीज के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, तुम लोगों को रटना नहीं है, तो सही गलत मत देखो, तुम लोगों को सिर्फ समझ के लेना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने एकदम सिंपल चीज बताया है कि भाई ये हमारा न्यूक्लियस, ये है ऐसे एकदम सेंटर, इसके आजू बाजू पे कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, समझ में आ रहा है। बस रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि वो कहाँ पे घूमता है, समझ में आ रहा है। तो रदरफोर्ड ने ये बताया बट कि भाई जैसे अपनी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व करता है, समझ में आ रहा है। बट रदरफोर्ड से ये दिक्कत हो गई कि ये प्रोटॉन सॉरी मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करता है, वो उन्होंने बताया क्या नहीं। तो वो ऐसे एकदम न्यूक्लियस के नजदीक से लेके किधर तक भी रिवॉल्व कर सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले लिख दो, atom is a hollow sphere, atom is a hollow sphere and at the center of which atom is a hollow sphere and at the center of which nucleus is present, at the center of which nucleus is present, nucleus is present, nucleus का चार्ज क्या रहता है बाय द वे, पॉजिटिव, ठीक है। उनको न्यूट्रॉन नहीं पता ना, रदरफोर्ड को न्यूट्रॉन नहीं पता था, ओके। एट द सेंटर ऑफ व्हिच न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus, revolve around the nucleus like earth revolves around the sun, like earth revolves around the sun, like earth
revolve around the sun, revolves around the sun, and electron can revolve from the edge of nucleus, from the edge of edge edge of nucleus to edge of atom. ठीक है, मतलब इधर से न्यूक्लियस से एटम के एंड तक वो किधर भी रिवॉल्व करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा. ठीक है, ये हम लोगों को किसने बताया? रदरफोर्ड ने. बट फिर बाद में हम लोगों को इसमें कुछ दिक्कतें लगी. ठीक है, लिमिटेशन. रदरफोर्ड के थियरी का पहला लिमिटेशन ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम के अराउंड घूम रहा है, एंड देखो एकदम एक सिंपल सी चीज, जो एटम ऐसे एकदम शुरुआत में बने हैं यूनिवर्स की शुरुआत में, आज तक वही एटम्स प्रेजेंट है. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उन एटम्स के अंदर मतलब समझ में ऐसे एकदम पुराने जमाने से, ऐसे 14 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, उस टाइम पे जो चीजें बनी वो आज तक है. उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हुआ वो आज तक घूम ही रहा है बेचारा. समझ में आ रहा है? मतलब क्यों, कैसे, वो पता नहीं. ठीक है, इवन हम लोग भी एटम्स के बने हैं. हमारे भी एटम्स जो है वो हम लोग, मतलब चलो ठीक है तुम लोग 15-20 साल पुराने रहोगे, पर तुम्हारे बॉडी का एटम्स तो एकदम पुराने जमाने से ना, मतलब उधर तब से शुरू हुआ है. समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड वो अभी भी बेचारे घूम रहे हैं. तुम लोग मर जाओगे उसके बाद भी वो एटम्स मतलब घूमते ही रहेंगे. समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे. तो फिर साइंटिस्ट ने बोला कि बट भाई चलो ठीक है माना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि वो तभी तब तक पता था क्या? नहीं. जे थॉमसन ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है, घूम रहा है ये नहीं बताया था. समझ में आ रहा है? ठीक है, रदरफोर्ड ने एक नई चीज बताई. रदरफोर्ड ने क्या बताई? घूम रहा है. फिर लोगों ने बोला अच्छा तो थकता क्यों नहीं है? ना समझ में आ रहा है ना? ऐसे कोई भी घूमने वाली चीज, तुम लोगों ने ऐसे एक बेब्लेड घुमाया, घूमते रहेगा क्या भाई ऐसे 14 बिलियन साल के बाद भी? नहीं ना, ऐसे रुक जाता है. तो लोगों ने भी उसको वही पूछा कि ऐसे देखो. और दूसरी बात, कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, इवन चार्ज, ठीक है, जब कभी चार्ज घूमता है ना तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, करंट एनर्जी के साथ घूमता है, मतलब आता है. ठीक है, तो वैसे तो चार्ज कभी भी घूमता है तो वो क्या रेडिएट करता है? एनर्जी. तो घूमा बट थोड़ी एनर्जी कम हो गई, तो पहले जिधर था उधर पहुंचेगा क्या? नहीं. समझ में आ रहा है? थोड़ा सा प्रोटॉन के नजदीक गया, वापस घुमा और नजदीक आया. ऐसे फिर बाद में ऐसे स्पाइरल पाथ जलेबी जैसा घूमते जाएगा, एंड फिर बाद में कहां पे घुस जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर. फिर खत्म. समझा? पैदा हुआ, खत्म हो गया. ऐसा होता है क्या? तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? रदरफोर्ड को पता था क्या? मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है? लिमिटेशन नंबर 1 देखो. तो पहले पॉइंट लिखो. according to Maxwell's theory of electromagnetic radiation, according to Maxwell's theory of electromagnetic radiation, a revolving body radiates energy. According to Maxwell's theory of electromagnetic radiation, a revolving body radiates energy, and hence it should lose energy, and hence electron should lose energy. And hence electron should lose energy. A revolving charged particle radiates energy. A revolving body, उतना भी चलेगा. Revolving body radiates energy, and hence it should lose energy and follow a spiral path, and follow a spiral path, and follow a spiral path, and fall into the nucleus, and fall into the nucleus. ऐसा होता नहीं है. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 could not explain
could not explain hydrogen spectrum, could not explain hydrogen spectrum. ठीक है, अब ये थियरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है वो मैं तुम लोगों को पढ़ा भी नहीं सकता. अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्स थियरी. बोर्स थियरी जो है उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है वो एक्सप्लेन कर पाऊंगा बोर्स थियरी पढ़ने के बाद. समझ में आ रहा है, वो पहले पता रहना चाहिए कि उसमें क्या बताया गया है, उसके अकॉर्डिंगली मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा पाऊंगा. ठीक है, तो अभी के लिए ये लिमिटेशन लिख के रखो. ठीक है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे. ओके चलो अभी आगे बढ़े. ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसो सीरीज. ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हम लोग जाने वाले हैं. हम लोग अभी थोड़े से बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं जो बोर्स थ्योरी के लिए रिक्वायर्ड रहने वाली है. ठीक है, अगले लेक्चर में भी शायद से हम लोग बोर्स थ्योरी स्टार्ट ना करें, उसके अगले लेक्चर में बोर्स थ्योरी स्टार्ट होगी. आज सेकंड लेक्चर ही है ना. हाँ, तो फोर्थ लेक्चर तक हम लोग बोर्स थ्योरी स्टार्ट करके खत्म भी कर देंगे. ठीक है, बट उसके लिए अपने को पहले थोड़ा बेसिक मतलब केमिस्ट्री एंड बेसिक ऑफ फिजिक्स थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, तो वो सब हम लोग पढ़ने वाले. ठीक है, ओके. हेडिंग लिखेंगे आइसो सीरीज. आइसो सीरीज ये ऐसे टाइप की सीरीज तुम लोगों ने पहले भी पढ़ी है. इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोटोप. सुना है ना, आइसोटोप. आइसोमेरिज्म नहीं है बाबा, आइसोमेरिज्म नहीं. आइसो बार बार बाद में लिखते. रुको आइसो मर नहीं रहा. रुको ना, मेरा सीक्वेंस खराब मत करो. आइसोटोप, हाँ आइसोटोन. थैंक यू. यस वही आइसोटोन. फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे आइसो, रुको इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, हाँ तो ठीक है ना, कुछ तो ना है, पढ़ लेना. एंड फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे आइसोबार. ठीक है, आइसोमर नहीं है बाबा इसमें. अरे वो नहीं है, वो ऑर्गेनिक में है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखाते हैं. वी आर लर्निंग अबाउट एलिमेंट्स. देखा, इसलिए मैं तुझे आगे बैठाता हूँ. अभी देखो तू उधर गया, अभी उधर वो लोग बातें कर रहे हैं, तू नेक्स्ट लेक्चर से इधर दिखेगा मेरे को. अब यहाँ पे तो ये देखो, ये एकदम सिंपल है. आइसो मतलब कांस्टेंट और सेम. समझ में आ रहा है, तो आइसो मतलब कांस्टेंट और सेम. एंड यहाँ पे आइसोटोप में ऐसे पी आता है तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐसे आता है. ऐसा कुछ है नहीं भाई, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऐसे ये साइंटिफिक नहीं है, ये जस्ट ऐसे बताने के लिए, याद रखने के लिए. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो सेम नंबर ऑफ इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अरे पूरा इलेक्ट्रॉन लिखा है उसमें, दो बार ई क्यों देख रहे हैं. तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड आइसोबार में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है, देखो करो स्टार्ट. अब देखो, अब हम लोग जरा ना एटॉमिक सिंबल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं. एटॉमिक सिंबल कैसे लिखते हैं, तो एक्स कोई एक सिंबल, उसके नीचे एक नंबर लिखा रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं Z. उसके ऊपर भी एक नंबर लिखा रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं. अब ये Z और A ऐसे राइट हैंड साइड पे लिखो, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, एक राइट एक लेफ्ट लिखो, एक लेफ्ट एक राइट, कुछ भी लिखो, कैसे भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता. बट हमेशा नीचे वाला नंबर Z, ऊपर वाला नंबर हमेशा Z को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर. वेरी नाइस. तो Z जो है उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर अपने को क्या बताता है, नंबर ऑफ, हाँ वेरी नाइस, ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर अपने को क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. समझे, ए क्या बताता है,
नहीं मतलब मास नंबर ही है, ए को बोलते हैं मास नंबर विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहता है, सिर्फ z रहता है, तो a becomes नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि z है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बन गया, a माइनस z। ये सबको समझ में आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बना, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऊपर ही दिया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट z। ठीक है, तो z मतलब नीचे वाला नंबर जो रहता है वो अपने को डायरेक्ट प्रोटॉन्स देता है, ऊपर वाला नंबर a माइनस नीचे वाला नंबर z ये अपने को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी ने तुम लोगों को पूछा तो ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट z माइनस चार्ज। ये कहां से आया कैसे आया वो मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा, बट इट इज नथिंग बट z माइनस चार्ज लिख दो, फिर बाद में हम लोग कुछ चीजें करेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, एलिमेंट, आयन या फिर मॉलिक्यूल्स, इनमें तुम मुझे बताओगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहता है बे, z। बाद में तुम लोग बताओगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो क्या रहता है, अपर नंबर a माइनस लोअर नंबर z। बाद में तुम लोग बताओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, फॉर्मूला z माइनस चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अभी। ठीक है, देखो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन, कार्बन 612। ठीक है, बताओ भाई इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 माइनस 6। अब देखो इसके ऊपर कुछ चार्ज है क्या, चार्ज नहीं है, मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन्स है, चार्जलेस है ना भाई ये, समझा? तो इसके पास प्रोटॉन 6 है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, या फिर 6 माइनस 0, चार्ज 0 है ना इसका, तो 6 माइनस 0, समझा? ओके, और एक एग्जांपल, नाइट्रोजन 714, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है। अब ये वाला देखो, नाइट्रोजन 714 माइनस 3, समझा? अब इसमें चार्ज आ गया सिर्फ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे, 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ 7 माइनस 3 कितना हो गया, 10। देखो भाई इसमें माइनस चार्ज आया, मतलब इसमें क्या बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 प्रोटॉन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, बट -3 मतलब 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो 7 + 3 10, या फिर 7 माइनस -3 डायरेक्ट चार्ज माइनस करने का। ठीक है, ये फॉलो किया सबने। नेक्स्ट कार्बन, अभी तुम लोग करोगे डायरेक्ट, कार्बन 613, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816, नियॉन, फिर कार्बन, पहले कार्बन 614, आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। चलो ठीक है, बहुत हो गया। किसी को अगर डाउट रहेगा तो वापस एक बार मैं बता रहा हूँ, ये वाला बता रहा हूँ, कार्बन का एग्जांपल। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये नीचे का नंबर रहता है सिर्फ, ठीक है, तो विच इज नथिंग बट जस्ट 6। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस नंबर माइनस लोअर नंबर, अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, 13 माइनस 6 7, समझे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोअर नंबर z, माइनस चार्ज, इफ देयर इज नो चार्ज देन 6 माइनस 0 6, डायरेक्ट आ जाएगा, समझे?
ठीक है। हाँ ना, मैंने चार्ज किधर भी नहीं लिखा है ना, एक काम करोगे ऑक्सीजन जो है वो -2 कर दो, चलो ठीक है। आंसर लिख दिया रहेगा तो ठीक है, छोड़ो चलो मत लिखो, तेरे सारे आंसर गलत है बट फिर भी। तो Z माइनस चार्ज रे, तेरा Z माइनस चार्ज, तो चार्ज सबके 0 है, Z में से 0 माइनस करेगा तो आंसर Z बचेगा। तो अभी तू -2 कर सकते है, सारे तो इरेज कर दिया, तो तू कर, रो मत। आ गया क्या? तो देखो एग्जाम में तुम्हें ये इतनी साइड दी रहेगी, ठीक है, ऐसे पहले से लिख के दिया रहेगा, पहले सॉल्व कर लो सारे। हो गया सॉल्व? अब एग्जाम में ये इतनी साइड दी रहेगी एंड देन दे विल आस्क फाइंड आइसोटोप्स फ्रॉम देम। समझा? आइसोटोप्स, मुझे आइसोटोप्स के बारे में ज्यादा कुछ लिख के देने की जरूरत नहीं है ना। देखो इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब इनका Z जो रहता है वो सेम रहता है, समझा? प्रोटॉन मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब Z सेम, बट इनका एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर जो रहता है वो डिफरेंट रहता है। समझ में आ रहा है? ढूंढो भाई इसमें से पेयर जिसका Z सेम है। हाँ नहीं वैसे नहीं, मुझे पेयर बताओ दोनों अच्छे से। हाँ C12 और ओके दिख रहा है सबको? तो C13 C12 C14 भी दिया है क्या? ओके C14 ये एक हो गया। ऐसे ढूंढने बोलेंगे वो, मतलब नीचे ऑप्शन रहेंगे, कुछ तुम लोगों को खुद से लिखना नहीं है, वो ऑप्शन टिक करके आना है, समझा? अब और कोई है? ओके N14 एंड N ओके ये और कोई है क्या? नहीं है ना, बट तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो, मतलब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम प्रोटियम तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का भी रहता है H11 H12 एंड H13। H12 को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम, H13 को ट्रिटियम एंड H11 को प्रोटियम बोलते हैं, ठीक है। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम ऐसे बोला जाता है। अब इसके बाद और भी आ सकते हैं, ऑक्सीजन का भी है, तुम लोगों को पता है ना, मतलब आइसोटोप्स के एग्जांपल खुद से पता है, एग्जाम में ऐसे ढूंढने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ आइसोटोन्स, सेकंड आइसोटोन मतलब सेम न्यूट्रॉन। चलो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहां पे दिख रहे हैं? एग्जांपल बताओ। यहाँ देखो, अभी तुम लोगों ने खुद से पहले सॉल्व किया, मतलब मैंने सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दिया। एग्जाम में ये खुद से करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा एंड फिर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आइसोटोन्स बताओ। C12 ओके, C14 है आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। C14 और ओके N15 ओके हाँ करेक्ट है, चलेगा। C14 और N15 नेक्स्ट। C14 और C13 और N14 करेक्ट है, C13 और N14। अब ये रुको बे, तो C14 N15 उसके साथ और एक है तुम लोग मिस कर रहे हो, O16, समझे क्या? अरे उसका भी देख लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 ही है, समझे? ओके यही दो थे मेरे ख्याल से पेयर्स, और कोई नहीं था ना? ओके ये समझ पा रहे हो ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? मैं ऐसे लिखने के लिए रटने के लिए ऐसे कोई 10-12 पेयर्स दे दूं, बट वो तुम लोगों को कुछ काम ही नहीं आने वाले एग्जाम में, ऐसे तुम लोगों को खुद से निकालना है, ठीक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन है एग्जाम्पल्स में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। एक तो तुम लोगों ने गलत लिखा है या फिर कुछ तो गड़बड़ है। N3 माइनस एंड O2 माइनस, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सिर्फ यहाँ पे। तो मैं आंसर लिख के देता हूँ भाई, तुम लोगों ने गलती की है कि क्या क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए लिखता हूँ। रुको देखो भाई, प्रोटॉन का नंबर ये नीचे वाले नंबर है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 18 है एंड इसका 20 है, ठीक है। न्यूट्रॉन का नंबर अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, जो 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 7 8, 14 ये भी हो गया 8। अच्छा ये सारे के सारे बाजू बाजू में दिए थे मैंने, ओके। अब ये हो गया 22, ये वाला हो गया 20, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो भाई, नीचे का ही नंबर माइनस चार्ज, नीचे का नंबर माइनस चार्ज 8 माइनस
-2 कितना हो गया 10, ये दोनों का मतलब 6 18 एंड इसका 20, समझे? ठीक है, लास्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ये दो हो गए। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसके बहुत सारे एग्जांपल और देखने वाले। बोलो हाँ, उन सब में भी 6 6 6 है क्या? ओ ओके, हाँ चलेगा, वो भी आएंगे, ठीक है। बट जनरली क्वेश्चंस जो है वो 4 स्पीशीज के ऊपर ही रहता है, बट वो भी आएंगे। बट वो आइसोटोप है तो आइसोटोप आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमेशा रहता ही है, तो वो आइसोटोप में पहले से आ गए ना, तो उनको मतलब ज्यादा प्रायोरिटी वाइज उनको आइसोटोप ही बोलते हैं, क्योंकि उनके प्रोटॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन कैसे कम ज्यादा हो सकते हैं? देख, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज होता है क्या? नहीं। तो आइसोटोप को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलना हम लोग अवॉइड करते हैं, मतलब आइसोटोप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का मतलब आज है कल नहीं है, वैसा वाला है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो आइसोटोप वालों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक मत बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले ये अलग से ही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। लास्ट आइसोबार, बोलो बे, आइसोबार्स, आर्गन 40 एंड कैल्शियम 40, वेरी नाइस, ठीक है। लास्ट वाले दो दिख रहे हैं, आर्गन 40 एंड कैल्शियम 40। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के कुछ एक्सेस ऑफ एग्जांपल्स तुम लोगों को पता रहने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, और इसके क्वेश्चन तुम लोगों को इस चैप्टर में नहीं मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल करके एक चैप्टर है, इसके बाद मैं ही पढ़ाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, तो मतलब इस चैप्टर के बाद, तो उसमें इसके क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग पीवाईक्यूज ढूंढने गए तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर ओपन करना, उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन मिलेंगे, 5-6 तो पूछे गए हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान दो। N3 माइनस N7 3 माइनस O8 2 माइनस F9 -1 नियॉन 10 सोडियम 11 + 1 मैग्नीशियम 12 + 2 एल्यूमिनियम 13 + 3, ठीक है। इन सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद से लिख दोगे ना मैं नीचे ना, मतलब वहां पे Na से 11 - 1 12 - 2 13 - 2, यहाँ पे 9 - -1 8 - -2 7 - -3, समझे? ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर फॉस्फोरस 15 3 माइनस, सल्फर 16 2 माइनस, Cl17 1 माइनस, आर्गन 18, कैल्शियम 19 + 1, सॉरी कैल्शियम नहीं पोटेशियम, कैल्शियम 20 + 2, स्कैंडियम 21 + 3, टाइटेनियम 22 + 4। ये लास्ट वाले पूछने के चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है। अब ये सब बार बार पूछ के मतलब उनका मन भर गया है ऑलमोस्ट, तो अभी उन्होंने कुछ नया शुरू किया है, ठीक है। ये लिख दो, बताओ आगे। अब ये पूछ के उनका मतलब सब कुछ खत्म हो गया, तो अभी उन्होंने कुछ नया शुरू किया है, देखोगे। अब ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं डायरेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के एग्जांपल दे रहा हूँ, बट एग्जाम में तुम लोगों को निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? मतलब नीचे 4 पहले जैसे ऊपर बताया ना वैसा रहता है, एंड उसमें से सिलेक्ट करने पड़ता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स में लिख के दे रहा हूँ, बट रटनी नहीं है, एग्जाम में जो दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन इसलिए बता दिया। अब आजकल वो ये पूछते हैं PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, ClO4 2 माइनस, ठीक है। चलो ध्यान दो, फॉस्फोरस, ये अभी ये सारे एलिमेंट्स ऊपर ही है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। एक फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस में है, फॉस्फोरस -3 में नहीं मैं पूछ रहा हूँ, एक फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन 15 दिख रहा है, सिर्फ फॉस्फोरस विदाउट एनी चार्ज, समझा? एक फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन 15। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन 8, कितने इलेक्ट्रॉन 8, कितने ऑक्सीजन है, मतलब इंटू 4 कर रहा है बस, ये समझा? ये PO4 के इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
PO4 का Z हो गया ये पूरा ओवरऑल, माइनस चार्ज करना है तो माइनस, समझा क्या? तो ये 32 प्लस 3 35 प्लस 15, तो टोटल PO4 में हो गए 50 इलेक्ट्रॉन। समझा कि वापस बताओ? पक्का सबको? वापस जरा इसके दिखाओ फिर। सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन? 16। एक सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन? 16 बराबर। नीचे का नंबर Z काउंट कर रहे हैं हम लोग, Z माइनस चार्ज है ना, तो पहले Z काउंट कर रहे हैं, तो ये 16 प्लस एक ऑक्सीजन का Z 8 इंटू 4 32 माइनस 2। समझ पा रहे हो? ये भी कितना हो गया? 50। पूरे मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, समझ पा रहे हो? पक्का? ठीक है। एंड वैसे ही ClO4 का भी खुद से निकाल दोगे, वो भी 50 है। एक गलती है, रुको गलती है भाई, अब हो जाएगा। ठीक है, अभी वो निकालोगे तो 50 आएगा। ठीक है, -2 मैंने गलती से लिखा था, वो -1 रहता है। ठीक है, लेक्चर खत्म हो गया है, बट कोई हिलने वाला है नहीं।